बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस के चैप्टर 12 का लेक्चर का पार्ट 2 आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मैंने पार्ट 1 में आपको ये बात बताई थी कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बजाय इसके कि मैंने कुछ टॉपिक समझाया होता, उस टॉपिक को समझाने के लिए पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया और उस क्वेश्चन का लिंक ये बताया मैंने कि बेसिकली हम जब इंक्रीज़ और स्टेटमेंट्स करते हैं और उसमें अंडर और ओवर अप्लाइड का डिफरेंस क्रिएट होता है और उसको जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोज करते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो वो तो हम काम वहाँ स्टेटमेंट में या एंट्रीज़ में कर चुके हैं या कर चुके थे, मगर फिर हम उसका अब पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर था उसको समझाने के लिए मैंने पहले आपको एक एक्सरसाइज करवा दी ताकि वो रिकैप हो जाए दोबारा से उस टॉपिक को समझाने के लिए कि जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से नया शुरू कर रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है, मैं बार बार इसकी बुराई करता हूँ कि ये थोड़ा सा घुमा हुआ टॉपिक है, थोड़ा सा झगड़ालू है, लेकिन माजी में भी ऐसा ही होता रहा। मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ माजू में भी और वैसे भी। तो कुछ अरसे पहले मैंने ये सोचा या मुझे इत्तेफाक से ऐसा हुआ, आमद हमारे पास भी होती है, पढ़ाते पढ़ाते ज़ाहिर सी बात इंसान हम भी सीख रहे होते हैं। तो एक बार क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड पहले मैं पूरी एक बोर्ड भरकर और कुछ चीज़ें अलग तरीके से पढ़ाता था, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा मुझे लग रहा है मुश्किल लगती नहीं। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक बस हमारे साथ एक इवेंट अगर हुआ, माजू में हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, बीइंग अ टीचर और एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम भी, जिम्मेदारियां भी संभालनी होती हैं। तो हमें जो है वो मुझे कुछ टीचर्स को कुछ काम सौंपे गए थे, तो हमें उसमें एक पिकनिक अरेंज कराने के लिए दिया गया था। यानी स्टूडेंट की पिकनिक जो थी वो मैंने एक अरेंज कराई थी 2 बार, बल्कि 2 या 3 बार मैं अरेंज करा चुका हूँ माजी में। तो उस वक्त उस जाहिर सी बात है जो पिकनिक ऑर्गेनाइज़र होते हैं उसमें कुछ हेड होते हैं कि भाई ये उनको लीड करेंगे, और वो जाहिर सी बात है अकेले नहीं कर रहे होते। टीचर का काम टीचर नहीं कर रहा होता उसमें काम, उसमें टीचर अपने स्टूडेंट्स की टीम्स बना लेता है, डेलीगेट करता है और उनको मैनेजमेंट के तरीके सिखाए जाते हैं। तो ये एक टीचिंग का ये भी एक तरीका है, कार है। तो हमने उस पिकनिक को जब अरेंज किया और उसमें बड़े मिसहैप हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम हमारे लिए भी था। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने अरेंज किया था उसमें बड़े मिसहैप हुए कुछ। तो उस पिकनिक की मिसाल से ही मैं आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ। और जब मैंने ये तरीका इख्तियार किया कि उस पिकनिक की एग्जाम्पल को जब मैं कोड करता हूँ और उससे मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं और इस टॉपिक की जो मुश्किलात हैं वो बहुत आराम से सॉल्व हो जाती हैं। तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए पहला लेक्चर जो मैंने आपको दिया था उसमें उस एक्सरसाइज को सॉल्व कराया था ताकि हम आपको डिफरेंस पर आपको समझा सकें। उसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ था $8,600 का अंडर अप्लाइड, और वहाँ हमने उस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया था। और अब हम उसी का अगला यानी इस टॉपिक को समझाने जा रहे हैं एफओएच का, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं आपको पिकनिक की वो एग्जाम्पल कोड कर रहा हूँ कि जो हमारे साथ हुई थी या जो हम अरेंज करते हैं पिकनिक अक्सर। तो अब तो बाबर सलीम साहब स्टूडेंट एडवाइज़र हैं, तो वो ये चीज़ें मुश्किलात में जाते हैं बेचारे, वो करते रहते हैं, अब वही कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब भी पिकनिक अरेंज करानी होती है तो लेट सपोज़ हम आपको वही चीज़ समझा रहे हैं मिसाल देकर कि आपकी एक पिकनिक अगर अरेंज हो, इस टॉपिक में मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टूडेंट पिकनिक मिसाल के तौर पर आपकी 1 मई को अरेंज होने जा रही है, ठीक है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे करम करे और पूरी दुनिया पे भी करम करे और ये मुश्किलात दूर हो जाएं। और मुझे ये मिसाल देते हुए बड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि माजी में जब मैं एग्जाम्पल देता था तो हम क्लास में बोर्ड पे खड़े होकर एग्जाम्पल देते थे, और बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार हम यहाँ सोफे पे बैठकर ये पिकनिक की बातें कर रहे हैं, वरना ये माजी में हमेशा हम क्लास में करते रहें। तो बहरहाल अल्लाह ताला करम करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट पिकनिक हम अरेंज कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो ये पिकनिक इस वक्त तो नहीं हो सकती है मई में, लेकिन अजम्पशंस आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट पिकनिक लेट सपोज 1 मई हॉलीडे है और 2020 को 1 मई को आप पिकनिक अरेंज करने जा रहे हैं या माजू पिकनिक अरेंज करने जा रहा है 400 स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए। और ये बात आपको इस टॉपिक से भी पता है कि जब भी हम बजट बनाते हैं या जब भी हम कोई चीज़ एस्टिमेशन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ़ एक्टिविटी को मद्देनज़र रखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि सुबह उठे और चलो भाई काम शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए पहले से कुछ एस्टिमेशन होती हैं। तो अज्यूम करते हैं कि जो मैंने भी अपनी पिकनिक में किया था कि 400 स्टूडेंट का हमने मद्देनज़र रखा था कि 400 स्टूडेंट्स जो हैं वो जाएंगे उस पिकनिक पे, ठीक है। अब जब 400 स्टूडेंट पिकनिक पे जाएंगे तो यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ आपको कि पिकनिक लेट सपोज आज हम मई से पहले हैं, अप्रैल में है, अप्रैल के मिड में इस वक्त अब हमें, और
ये मैं बात कर रहा हूँ 1 मई की, यानी अगर आज बैठे हुए मैं मई की बात कर रहा हूँ तो ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और फ्यूचर का मतलब है एस्टिमेशंस की बात कर रहा हूँ, और एस्टिमेशन का मतलब होता है बजटिंग। ठीक है, तो बजट बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें भी जब जब हमें पिकनिक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो तरीकाकार यही है कि हमें एक प्रपोज़ल बनाकर पहले कमेटी को देना पड़ता है, हेड को देना पड़ता है, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर ज़ुबैर शेख साहब को, या जो भी प्रेसिडेंट होता है। फिर वो एक बजट को देखते हैं, अप्रूव करते हैं, और अप्रूव करके वो पीजीसी चला जाता है लाहौर, और फिर वहाँ से अप्रूवल आ जाता है। और जब अप्रूवल आ जाता है, ठीक है, तो होता ये है कि जो भी अकाउंटेंट है वो पैसे रिलीज़ कर देता है उन टीचर्स को या उनके डेलीगेटेड स्टूडेंट्स को कि भाई इन लोगों ने ये काम करने हैं, ये पैसे यहाँ लगेंगे, तो वो बजट के पैसे इस तरह से अलोकेट हो जाते हैं। तो वही बात है कि आज बैठे हुए अगर हम 1 मई की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम फ्यूचर एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो अब हुआ ये कि 400 बच्चों को ले जाना है। अब उसमें पहला खर्चा है बस का किराया, बस फेयर। ठीक है, अगर मैं बस फेयर की बात करूं, बस के किराए की बात करूं, तो बस का किराया, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये मैं टॉपिक समझा रहा हूं, पिकनिक पर तो हम गायबाना जा रहे हैं। ठीक है, ये पिकनिक हकीकत में नहीं मनाई जाएगी, लेकिन ये गायबाना चलेगी। तो बस का किराया अटैम्प्ट हुआ था या हम लगाते हैं, तो बस वाले से जब बात हुई थी तो उसने कहा था भाई अगर आपके 400 स्टूडेंट हैं, तो हम फार्म हाउस पे जहाँ जा रहे थे तो उस बस में, एक बस में 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, 50 सीटर बस कहलाती है, तो 50 सीटर बस चाहिए होगी। ठीक है, जो हैदराबाद रूट पे चलती हैं बड़ी, तो वो 8 बसें लगेंगी। ये 8 बसेस कैसे हुई? 400 स्टूडेंट्स, और इफ़ 50 सीटर की कैपेसिटी इन अ बस है, एक बस में अगर 50 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 5 8 40, यानी 400 बच्चों को ले जाने के लिए 8 बसें चलेंगी। यानी एक बस में 50 सीटर है तो 8 बसें आपको लगेंगी। और एक बस का किराया जो बस के वेंडर ने हमें बताया था या बताया होगा, वो 15,000 रुपये पर बस लिखा हुआ है। ठीक है, एक बस 15,000 रुपये लेगी, और एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया 1,20,000 रुपये। यानी बस का जो किराया बजट जो हमने बनाया था वो 1,20,000 रुपये। अब यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि देखिए, हमने आपको जो तावीज़ भी शुरू में पढ़ाया था कि फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो बिहेवियर है, कि फ़िक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है और वेरिएबल कॉस्ट, फ़िक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में सेम रहती है। तो यहाँ पर वही रिलेशनशिप आपको समझ में आएगा कि जो बस का किराया है वो, अगर मैं आपसे पूछूं या आपको बताऊं, तो बस का किराया फ़िक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट बिहेवियर शो कर रही है? तो यहाँ बच्चे कहते हैं सर ये वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, देखो बेटा, बस का किराया जो है वो माजू ने जो अज्यूम किया है वो नंबर ऑफ़ बसेस के साथ अज्यूम किया है कि एक बस में 50 सीटर है, और एक बस वाले ने एक बस का किराया जो है वो पर बस के हिसाब से बताया है। इसका मतलब यहाँ पर जो बसेस हैं वो एक्टिविटी हैं। ठीक है, और हमारे जो एग्जाम्पल के अंदर एक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी कॉस्ट एक्टिविटी के साथ रिस्पॉन्ड करती है, एक्टिविटी की वजह से कम या ज़्यादा हो, वो वेरिएबल होती है, और जो एक्टिविटी की वजह से कम या ज़्यादा ना हो वो फिक्स रहती है। ठीक है, तो यहाँ वही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो बस का किराया है वो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, वो एक फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती। बहुत से बच्चों को यहाँ कुछ सवालात होंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो सकती। तो मैं ये कहूँ कि अगर वेरिएबल कॉस्ट होती तो फिर ये इस तरह होता कि माजू अपने बच्चों से कहता कि भाई पिकनिक वाले दिन आप लोग शारा फैसल की एक साइड पे खड़े हो जाइएगा, वहाँ से जो बसें कायदाबाद रूट पे चलती हों आप उसमें बैठ जाइएगा, और एक बस का एक ही बच्चे का जो है किराया पे करते रहिएगा। तो उस सूरत में तो ये वेरिएबल होता, लेकिन अभी हम एक बस के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं और पर बस के हिसाब से पेमेंट हो रही है, और बसेस आर नॉट दी एक्टिविटी। तो हम जो चीज़ एक्टिविटी के हिसाब से देते हैं वो वेरिएबल होती है, और जो एक्टिविटी के हिसाब से पे नहीं होती वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। तो बस उसी चीज़ को फोकस करते हुए कि बस हमारी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट हमारी एक्टिविटीज़ हैं, तो बस का किराया जो है वो हमारे लिए फिक्स कॉस्ट है। यानी इट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज, और 1,20,000 रुपये हमें बस का किराया देना पड़ेगा। दूसरा जो खर्चा है वो अज्यूम कर रहे हैं हम, या बजट में हमने बनाया था कि वो फूड एंड अदर ईटेबल्स है।
फूड एंड अदर ईटेबल्स का मतलब है कि हमने माजी में हमेशा माजू में जो भी मैंने भी जो 2 पिकनिक्स कराई हैं या पहले भी जो होती रही हैं और अभी भी जो होती हैं, उसमें बच्चों को बूफे सिस्टम के थ्रू खिलाया जाता है। बूफे होता है और अच्छा खाना खिलाया जाता है। मगर 1-2 बार माजी में ऐसा भी हुआ है कि बच्चों को बॉक्सेस दे दिए जाते थे। शुरू की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों को टोकन दे दिए जाते थे और उनको वो बॉक्स दे दिया जाता था। उस बॉक्स में बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक और जितने भी लवाजमात दूसरे जो होते हैं, फ्रूट वगैरह, वो सब। तो यहाँ मुझे क्योंकि वो एग्जाम्पल समझानी है, इसीलिए मैंने वो माजी की बात की है कि एक बच्चे को जो एक बॉक्स दिया जाएगा वो 500 रुपीज़ पर बॉक्स का एस्टिमेशन है। और जाहिर सी बात है, ये भी हमने किसी एक वेंडर से नहीं बल्कि बहुत सारे और वेंडरों से रेट्स मंगवाए होंगे और हमारे बच्चों ने ये एक्टिविटी की होगी या मेरे टाइम पे भी बच्चों ने एक्टिविटी की थी। ठीक है, खैर हमने तो बूफे सिस्टम कराया था, लेकिन बूफे में भी एक स्टूडेंट का या आप भी कोई दावत के लिए जब कैटरिंग वाले के पास जाते हैं तो वो आपको एक पर हेड का रेट ज़रूर कोट करता है कि भाई एक बंदे के ऊपर ये खर्चा होगा। तो जो कॉस्ट बंदे के हिसाब से या स्टूडेंट के हिसाब से चार्ज हो रही है वो हम वेरिएबल कॉस्ट अज्यूम करेंगे और उसको हम कहेंगे कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। यानी फूड एंड अदर ईटेबल्स की कॉस्ट इस क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में कौन सा बिहेवियर रखेगी? वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो हमने ये कहा कि 500 रुपये का बॉक्स है जिसके अंदर सारे लवाजमात होंगे खाने पीने के, इंटू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब बजट बनाया था तो हमने अज्यूम किया था कि 500 बॉक्स है और 400 बच्चे अगर जाएंगे तो 2 लाख रुपए की आपकी खाने का खर्चा हो सकता है या होगा। ठीक है, ये फ्यूचर की बातें हो रही हैं क्योंकि हम बजट के फेस में, क्योंकि हम फर्स्ट में को जा रहे हैं और वो काम करने के लिए अभी हम आज काम कर रहे हैं, आज बजट बना रहे हैं। तो जो भी काम प्रेडिक्ट होता है, बिफोर होता है, वो बजटेड होता है। ठीक है, तो अगर इस पिकनिक की मैं कॉस्ट की बात करूं, ऑब्वियसली फार्म हाउस का भी खर्चा होगा और भी दसियों खर्चे होते हैं और हुए थे, मगर अभी क्योंकि मैं सिर्फ एक गायबाना पिकनिक कर रहा हूं इसलिए सिर्फ एग्जाम्पल को समझना है और उसी से टॉपिक को कवर करना है। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर दिस पिकनिक विद द कम्बिनेशन ऑफ 2 कॉस्ट, कि एक खाने का खर्चा और एक बस का किराया, ये 2 कॉस्ट में ले रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, वरना और भी बहुत सारी कॉस्ट लगी थी। तो इन दोनों की टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है? 2 लाख रुपए खाने का खर्चा आ रहा है, ये रहा, और 1,20,000 रुपये बस का किराया। दोनों को मिलाकर टोटल मैंने लिखा है एस्टिमेटेड कॉस्ट, और एस्टिमेटेड कॉस्ट का दूसरा नाम बजटेड कॉस्ट भी हो सकता है। और बजट जो हमने बना के दिया मिसाल के तौर पर माजू को या पीजीसी को लाहौर भिजवाने के लिए, वो 3,20,000 का एक बजट बना दिया जिसमें ये 2 खर्चे हमने एस्टिमेट किए, 1,20,000 और 2 लाख। अब अगर मैं इसको पर हेड के हिसाब से देखूं इस तरह कि रेट ऑफ फूड एंड अदर ईटेबल्स का रेट आया कितना? 500 पर स्टूडेंट, यानी बॉक्स जो था वो 500 पर स्टूडेंट का था। और अगर बस के किराए को भी मैं रेट के हिसाब से मेजर करूं, ठीक है, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो बस का किराए का रेट क्या निकला? 300 पर स्टूडेंट। और ये कैसे निकला कि आपने अज्यूम किया कि 1,20,000 रुपये की बस का किराया है टोटल। अब माजूद ने जाहिर सी बात है अपने एंगल से भी चीज़ों को देखा होगा और मैनेजमेंट ने भी देखा होगा, तो बस का किराया टोटल लग रहा है 1,20,000, जो कि हमने अभी कंप्यूट किया था, ये रहा। ठीक है, 1,20,000। तो इस 1,20,000 में अगर 400 बच्चे जा रहे हैं तो माजू ने फिर ये अज्यूम किया या मैनेजमेंट ने देखा कि भाई एक बच्चे की बस की कॉस्ट कितनी लगेगी या बस का किराया कितना लगेगा। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय इफ़ 400 स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स, तो पर स्टूडेंट का बस का किराया लग रहा है 300 रुपये। यानी एक बच्चे के ऊपर बस के किराए में 300 रुपये का खर्चा और खाने के खर्चों में 500 रुपये का खर्चा। तो टोटल रेट एक बच्चे का आ रहा है 800 रुपये का, यानी एक बच्चे पर 800 रुपये का खर्चा आ रहा है। हालांकि और भी मैंने कहा खर्चे हुए थे, लेकिन अजम्पशन है कि सिर्फ 2 चीज़ों को मिसाल लेके चल रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है ये कॉस्ट क्यों निकाली जाती है, ये रेट क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि हमें स्टूडेंट से भी कुछ पैसे लेने होते हैं, ताकि माजी में माजू ने और अभी भी माजू बहुत सारा कंट्रीब्यूट करता है उस टोटल एक्सपेंडिचर का 50% और उससे भी ज़्यादा शायद अच्छी पिकनिक्स हुई हैं तो उसमें भी माजू बेयर करता है। लेकिन बच्चों से एक फ़ीस इसलिए मिनिमम लेनी पड़ती है, जो भी एक अमाउंट, क्योंकि वो उनकी कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि अगर वो भी ना हो और माजू सारे खर्चे कहे कि नहीं हम ही बेयर करेंगे और ऐलान कर दिया जाए कि इस दिन पिकनिक होगी तो पिकनिक पर आकर सवाबेदारन हासिल करें, अगर ऐसा अनाउंसमेंट कर दे माजू तो फिर एक बहुत ही बेहंगम सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा लगेगा कि शायद वो किसी जमात की जो पार्टियां हैं
उन पार्टियों की किसी का खाना चल रहा है, जैसे अक्सर टीवी पे देखते हैं कि वो बेहंगम होता है, पता होता नहीं है कितने लोगों का खाना करना है, और सबको दावत दे दी जाए कि अब जो बच्चा जिस दिन उठेगा उसका दिल किया तो पिकनिक पे आ जाएगा, नहीं आएगा तो दिल नहीं किया तो नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है। तो हमने बच्चों से भी कुछ फ़ीस मिनिमम लेनी होती है, और उसके लिए हमने रेट निकाला कि एक बच्चे का खर्चा आएगा 800 रुपये, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी रेट होगा वो अज्यूम करा दिया जाएगा बच्चों को, ताकि वो अपनी सीट को कंफर्म करा लें। अब ये तो रेट हो गया हमने पर स्टूडेंट, और रेट मस्ट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। ये बात मैं माजी में भी दोहराता आया हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि रेट आपने एस्टिमेशन था, और अभी तक जितनी भी बातें हुई थी वो सब एस्टिमेशन फेज़ में थी। और एस्टिमेशन फेज़ को हम एस्टिमेटेड फेज़ को एस्टिमेशंस को ये हम एस्टिमेटेड कहेंगे, ठीक है। और एस्टिमेटेड का दूसरा नाम मैंने कहा बजटेड हो सकता है। तो अगर इस टॉपिक के हवाले से बात करूं तो ये हमारा बजटेड या एस्टिमेटेड FOH हो सकता है, ठीक है। FOH नहीं लिख रहा हूँ वरना बात अलग हो जाएगी। अब एस्टिमेटेड या बजटेड की बात मैंने की कि इतना खर्चा टोटल होगा 3,20,000, और जिसमें 1,20,000 बस का किराया और 2 लाख रुपए खाने का खर्चा, और रेट इंडिविजुअल अगर देखे जाएँ तो ये है। अच्छा, फिर हुआ ये कि बजट तो बना लिए, अप्रूवल चला गया, फिर अप्रूवल होकर आएगा ऑब्वियसली, और पिकनिक का दिन आ जाएगा। अब पिकनिक वाला दिन जो हमारा भी, मैंने कहा माजी में 2 तजुर्बात रहे, बहुत ख़तरनाक तजुर्बे रहे हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ा तजुर्बा तो ये था, एक मसला तो ये हुआ जब पहली बार मैं पिकनिक अरेंज करा रहा था और मेन ऑर्गेनाइज़र के तौर पर लीड कर रहा था, तो हमने जो पुराने हमारे एक वेंडर थे मुस्तकीम भाई, उनसे, वो इवेंट मैनेजर थे और उन्होंने उनसे बहुत हमने अच्छी पिकनिक्स कराई थी। तो सारा काम वो खुद ही अरेंज करते थे, हम उनको सिर्फ कोड कर देते थे कि ये चीज़ें, और बता देते थे जो चेंजेस हैं, और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती थी, क्योंकि वो उनकी बाकायदा पूरी एक फर्म थी जो काम कर रहे थे। लेकिन हमने अपने टाइम पे भी ऐसे ही किया, लेकिन पिकनिक से 4 दिन पहले मुस्तकीम भाई का इंतकाल हो गया। अब आप यकीन करें, वो दिन में आज भी याद करता हूँ तो मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं थोड़े, लेकिन यही सिखाती है मैनेजमेंट के कैसे चीज़ों को, क्राइसिस को संभालना है। तो 4 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। हम लोग, जाहिर सी बात है, उनके जो भाई बहन थे, भाई वगैरह थे और बहनोई वगैरह थे, उनसे मिलने गए। तो उन्होंने यही कहा कि जो भी सर होगा, हमने वेंडर, हमें पता है कि हमने जो ना इन्होंने काम जो सौंपा हुआ है वो हमारी पूरी फर्म है, भाई हम सब मिलके ही करते हैं काम, तो इंशाल्लाह आपकी पिकनिक बेहतर तरीके से ही अरेंज कराएंगे जैसे मुस्तकीम भाई माजी में कराते रहें। तो जब उन्होंने हौसला दिया तो हमारी भी हिम्मत बढ़ी, और फिर उन्होंने लेकिन एक चीज़ कही कि आपने हमें थोड़ा हेल्पिंग हैंड बनना है, और हमारे साथ लेबर फोर्स कम होगी तो वो आपने थोड़ा सा संभालना है। हमने कहा वो संभालेंगे, हमारे टीचर भी बड़े माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं, और स्टूडेंट तो खासतौर पे वीकेंड के स्टूडेंट तो बहुत ही माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं, और मॉर्निंग के भी बच्चे होते हैं, लेकिन मॉर्निंग के बच्चों में थोड़ी सी शरारतें होती हैं जो मैं डिस्कस करूँगा आगे। और सबसे पहली चीज़ तो यही हुई थी कि जब हम यहाँ से निकलने लगे थे पिकनिक वाले दिन, जो सबसे बड़ा मिसहैप हुआ सुबह सुबह ही, कि बसें आगे खड़ी हुई हैं और गाड़ियाँ भी आगे खड़ी हुई हैं, सब कुछ है, स्टूडेंट भी आगे खड़े हुए हैं, लेकिन लड़के बसों में बैठ ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो सब खड़े हुए हैं और कोई सिगरेटें फूंक रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट्स हैं, साइंस के भी हैं, कंप्यूटर साइंस के भी हैं, बिज़नेस के भी हैं। अब कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हमें नहीं जानते, लेकिन जाहिर सी बात है जो टीचर बच्चा हमें जानता है वो तो हमारी रिस्पेक्ट करता है, जो नहीं जानता वो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता वो। तो उसमें पहला मिसहैप तो ये हुआ था कि सुबह सुबह जब हम बच्चों को कह रहे हैं कि प्लीज़ आप बैठिए, अब बच्चे कह रहे हैं कि हमारे दोस्त आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे भाई आ रहा है और ये आ रहे हैं, रास्ते में ये हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया और वहाँ हमें नाश्ते का इंतज़ाम भी किया हुआ था हमने, लेकिन फिर काफ़ी टाइम के बाद मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ, कुछ सिग्नल हमारे भी आए, तो हमने मालूम किया कि देखा तो पता चला कि जो लड़कियां हैं वो सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हैं। और अचानक बस मुझे सिग्नल आया और मैंने मैडम उनको बुलाया, क्या कहते हैं, मैडम जरताशिया को और मैडम उस्मा खान को, बेचारी बड़ी हमारे साथ हेल्पिंग हैंड है। तो हमने उनसे कहा कि मैडम आप काइंडली इस बस में पहले में बैठ कर लड़कियों को लेकर, हमने 1-2 मेल फैकल्टी भी बिठाए उसमें और गार्ड्स वार्ड बिठा के हमने कहा मैडम ये बस तो आप रवाना करें। जैसे ही हमने वो बस रवाना की है, सारे बॉयज़ जो बाहर खड़े हुए थे वो सब उस बसों में बैठ गए, बाकी 7 बसों में। तो वहाँ पता ये चला मुझे कि मसला क्या था। मैंने कहा ये डिसीजन मैं पहले ले लेता, लेकिन उस वक्त आके ये सिग्नल नहीं आए थे, तो मामले को भांप लिया बहरहाल। लेकिन क्योंकि माजू की पॉलिसी है, कुछ लोग समझ रहे थे शायद कंबाइंड बैठ कर जाएंगे गाड़ियों में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहरहाल ये कुछ यादें थी और इसके अलावा भी और बहुत सारी यादें थी, तो मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा आपके साथ। अच्छा, अब पिकनिक वाला दिन, जैसे मैंने कहा कि हमारे कंट्रोल से बहुत सारी चीज़ें बाहर होती हैं, कुछ चीज़ें हमने बिल्कुल नई नई सीखी उस वक्त भी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे अंदाजे से बाहर थी। उसमें एक चीज़ ये भी है, एक अजम्पशन मैं आपको ले रहा हूँ, लेट्स सपोज हमने कहा खाने का जो रेट है वो रेट
ऑफ फूड एंड अदर ईटेबल्स है 500 रुपये का पर बॉक्स है। अजम्पशन यहाँ पे एक दे देना है आपको। एक अजम्पशन ये है कि हमने जिन बच्चों के हज़्म में ये सौंपा था कि खाने के डब्बे आपने उठाने हैं और उनको हम रास्ते से पिक करेंगे, तो उन बच्चों ने ऑब्वियसली वेंडर से सारे से बात की हुई थी। सबसे बेस्ट वेंडर जो था उससे हमने कहा कि हमने बॉक्स बनवाया। अब जब बॉक्स बनवाया तो उस अज्यूम ये करा रहा हूँ मैं आपको कि उस कैटरिंग वाले ने हमें कहा, लेट सपोज ये एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, कि उस कैटरिंग वाले ने हमसे कहा कि सर आपके जितने स्टूडेंट्स चाहे बढ़ जाएं 400 से या कम हो जाए, आपने नंबर ऑफ़ पैकेट्स मुझे सुबह बता देने हैं, सुबह पिकनिक पे जाने से आधे घंटे पहले आपको उतने बॉक्स डिलीवर कर दूंगा मैं, ठीक है, उन बच्चों को दे दूंगा और वो बच्चे ले लेंगे। ये अजम्पशन दे रहा हूँ। तो हमने जिस दिन पिकनिक थी, अज्यूम ये करवा रहा हूँ मैं आपको कि पिकनिक वाले दिन 370 स्टूडेंट टोटल रेडी टू गो फॉर पिकनिक थे। यानी 370 लोगों की अरेंजमेंट या 370 लोगों ने कंफर्मेशन करवाई है अपनी सीट्स की, ठीक है। वरना माजी में हमेशा 400 बच्चे अगर रखे जाते हैं और 400 से हमेशा ज़्यादा ही बच्चे पिकनिक पे गए हैं, क्योंकि आखिरी दिन बच्चे पैसे भरते हैं और वो हमें ही सिखाते हैं कि हमने इनको कहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि दूसरे का पैसा रोकना सीखो, आखिरी दिन पेमेंट करो, और वो बात हमारे ही बच्चे हमारे मुंह पे मारते हैं, ठीक है, कि सर आप ही ने तो कहा था कि आखिरी दिन पेमेंट करनी है। लेकिन ऐसी सूरतों में मत किया कीजिए, मैनेजमेंट को बड़े मसाइल हो जाते हैं, जो पिकनिक को अरेंज कर रहे होते हैं उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो लेट सपोज जिन बच्चों ने पेमेंट की वो 370 लोग थे, यानी 370 लोग पिकनिक पे जा रहे थे, बच्चे जा रहे थे। माजी में मैंने कहा ज़्यादा हुए, लेकिन अज्यूम ये करवा रहा हूँ 370। अब 370 में आपको क्या लगता है कि बस का किराया बस वाले ने कम कर दिया होगा? तो यहाँ वो बात समझ लीजिए कि बस का किराया नॉट रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट था, यानी बच्चों के हिसाब से बस वाला पैसे नहीं ले रहा था कि अगर कम बच्चे हुए तो कम पैसे लूँगा, ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा लूँगा, ऐसा नहीं है। तो बच्चे अगर 370 जा रहे थे तो बस ने अपना किराया कम नहीं किया था, बसें वही 8 गई थी या 8 जाएंगी, सही है, क्योंकि एक बस में 50 सीटर है, 50 गुंजाइश है। तो 370 का मतलब है कि 350 बच्चे तो 7 बसों में चले जाएंगे, 50 सीटर पर बस के हिसाब से 350 बच्चे तो 7 बसों में चले जाएंगे, और जो 8वीं बस होगी उसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट जा रहे हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल के मुताबिक। तो वो 20 बच्चे, हो सकता है एक एक सीट पर एक एक बच्चा लेट कर जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो 20 बच्चे उस आखिरी एक बस में जा रहे हैं, ठीक है। अब बस वाले ने किराया कम नहीं किया, क्योंकि बस का किराया पर स्टूडेंट नहीं था, पर बस था। और यहीं पे वो बात समझ में आ जानी चाहिए कि बस का किराया फिक्स कॉस्ट था कि वो 1,20,000 तो देने ही देने। तो पिकनिक वाले दिन बस का किराया 1,20,000 ही लगना था या लगेगा, ठीक है। ये एक्चुअल पिकनिक का दिन है, जो हमने कहा एक्चुअल वाले दिन बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो 370 बच्चों को जब हम लेके गए तो बस का किराया ने 1,20,000 रुपये उसने लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये कहूँ कि क्योंकि बस में जो है वो 370 बच्चे गए हैं टोटल, और 8वीं बस में 20 बच्चे बैठकर गए, तो ऐसा अगर हो जाता कि हम उन 20 बच्चों से ये कहते हैं कि देखिए बेटा, आप क्योंकि लेट कर जा रहे हैं एक एक सीट पर, तो आप एक एक बच्चे का जो बस का किराया था वो 300 रुपये था, ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और क्योंकि वो 30 बच्चे नहीं गए, आप लोग 20 बच्चे जा रहे हो, तो उनका एक एक स्टूडेंट का 300 रुपये जो है वो आप एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो यहाँ तो मैं जाहिर सी बात है वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये मैं क्लास में होता हूँ तो बच्चे बड़ा कहका लगाते हैं, और आप भी हंस रहे होंगे कि वो बच्चे उस वक्त सिर्फ पिकनिक के दिमाग में उनका होता है, कोई एक्स्ट्रा बात करने जाओ तो वो बच्चे कहते हैं सर ये कैसी बातें आप कर रहे हैं, क्या हो गया आपको। तो ये 300 रुपये पर बच्चे का जो एक्स्ट्रा पैसे थे 29 बच्चों का, वो 20 बच्चे नहीं देंगे, ऐसा ही है। सिमिलरली हम उन तमाम बच्चों से, यानी 20 बच्चों को नहीं, हम उन तमाम 370 बच्चों से पिकनिक वाले स्पॉट पर जाके सबसे पहले ये अनाउंसमेंट करें कि देखो बेटा, क्योंकि 400 बच्चे जाने थे और क्योंकि 370 बच्चे आए, तो हमें अब 30 बच्चे जो नहीं आए उनका जो भी पर बच्चे का जो बस का किराया है टोटल जो भी डिफरेंस था, वो आप लोग हमें 370 बच्चे मिलाकर कंट्रीब्यूट कर दें। तो वहाँ पर भी हमें वही एक कहका लगेगा, मिलेगा बच्चों की तरफ से कि सर वो नहीं आए तो हम क्यों भरें भाई, ठीक है। तो बात ये है, या ये बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी जज्बाती होते हैं, वो कहते हैं सर अगर ज़्यादा आ जाते तो आप हमें एक्स्ट्रा पैसे वापस करते, तो ऐसा नहीं है। तो वो जो भी हुआ वो तो हो गया, लेकिन बस वाले ने अपना किराया कम नहीं किया था, वो 1,20,000 रुपये ले रहे थे,
ठीक है, और वो 20 बच्चे एक पूरी बस में, आखिरी बस में गए थे। आगे बढ़ते हैं। फूड एंड अदर ईटेबल्स के लिए मैंने जिन बच्चों को कमेटी बनाई थी, या हमने जो कमेटी बनाई थी, मिसाल के तौर पर अज्यूम कर रहे हैं, हालांकि मैंने तो बुफे सिस्टम कराया था, लेकिन अजम्पशन नहीं करा रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि अगर हमने जिन बच्चों की कमेटी बनाई हो, जिनका काम ये था कि वो डब्बे उठाकर चलने, 370 बच्चों के डब्बे उठा के लेके रखने हैं गाड़ी में और फिर पिकनिक पे चलना है, तो उनको जब वो 370 डब्बे उन्होंने ला के रखे, तो उन्होंने हमें एक बिल दिया उन बच्चों ने। अब जब वो बिल दिया तो बिल में से, बिल को देखकर मेरी भी हालत ऐसी थी कि मैं शायद बस से गिर जाऊं, क्योंकि वो बिल था 3 लाख रुपए का। ठीक है, ये 3 लाख रुपए कहाँ से आए, इस वक्त आपके भी दिमाग में होंगे, लेकिन इस वक्त ये मेरा मान रखने के लिए आप अज्यूम कर लीजिए कि जो एक्चुअल होता है वो फाइनल होता है। अब उन बच्चों ने वो 3 लाख रुपए का इनवॉइस या बिल मेरे हाथ में पकड़ा दिया, सर ये वेंडर ने, उसने दिए हैं, ठीक है, वैसी बात है, हमने उनको कुछ पैसे थोड़े ज़्यादा ही दिए होंगे, लेकिन उस खर्चों में 3 लाख रुपए कैसे हुए, तो मेरी भी आंखें निकली होंगी और मैं भी थोड़ा सा चौंका होगा। लेकिन अज्यूम ये कीजिए कि उस वक्त गुस्सा किसी पे नहीं कर सकते, ना उस वक्त हार्श हो सकते हैं, उस वक्त तो अच्छा मैनेजर वही है जो काम और कूल होकर चीज़ों को मैनेज करे। तो हमने भी उसी वक्त ये किया कि हमने संभाला उस चीज़ों को, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें उस वक्त अजीब और गरीब लग रही थी कि 3 लाख रुपए कैसे होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो एक्चुअल होता है वो फाइनल होता है, वो बिल 3 लाख का फाइनल था। इस पर हम बाद में बात करेंगे कि ये हुए कैसे। टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस हो गए हमारे उस दिन के 4,20,000, यानी जिसमें बस का किराया 1,20,000 और फूड एंड अदर ईटेबल्स का जो इनवॉइस आई थी हमारे पास वो 4,20,000 रुपए की टोटल मिलाकर हो गई। 3 लाख और 1,20,000, यानी टोटल खर्चा हमारा एक्चुअल जो हो गया वो 4,20,000 का हो गया। और एक्चुअल मस्ट बी गिवन होता है, और वो मैंने कहा हमेशा आपके सामने होगा, और फाइनल वाले दिन होगा, एक्चुअल वाले दिन होगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमें नुकसान कितने का हुआ, अगर इस पॉइंट में मैं आपसे कहूं नुकसान कितने का हुआ खाने के खर्चों में, क्योंकि बस वाले ने तो 1,20,000 ही लिए थे, तो खाने के खर्चों में नुकसान कितना हुआ, तो अगर मैं आपसे कहूं कि फूड एंड अदर ईटेबल्स का एक्चुअल कॉस्ट हुई 3 लाख और फूड एंड अदर ईटेबल्स की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 2 लाख, ये 2 लाख यहाँ जो एस्टिमेट की थी ऊपर, ठीक है, 500 रुपये पर बॉक्स और 400 बच्चों का 2 लाख रुपये। तो अगर मैं इस एक्चुअल 3 लाख रुपए की कॉस्ट, जो कि एक्चुअल बिल हमें बच्चों ने दिया, और एक्चुअल मस्ट भी गिवन होता है, कहीं से निकाला नहीं जाता, वो तो खुद आता है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर मैं इस 2 लाख से इसका कंपेयर करूं तो 3 लाख एक्चुअल कॉस्ट, 2 लाख हमने एस्टिमेट की थी, बजटेड कॉस्ट थी, एस्टिमेटेड थी, तो इसका मतलब है कि अनफेवरेबल हो गया, क्योंकि खर्चा जब ज़्यादा हो जाए तो वो अनफेवरेबल होता है, कॉस्ट जब ज़्यादा लग जाए तो इट विल बी अनफेवरेबल कंडीशंस, तो वो अनफेवरेबल हो गया 1 लाख रुपए। अब ये बात यहाँ पर सही है गलत, हर बात है, क्लास में तो बच्चे उसी वक्त रिस्पॉन्ड करते हैं, अब यहाँ पर तो सब चीज़ें गायबाना चल रही हैं, तो ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन बच्चे करते हैं, यानी पेपर में मुझे यही जवाब आकर मिलेंगे कि सर 1 लाख अनफेवरेबल हो गया, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट से, जबकि एक्चुअल और एस्टिमेशन का कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि वो गलत कंपैरिजन है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि जो एक्चुअल खाने की कॉस्ट है वो तो 3 लाख है और वो है 370 बच्चों की, जबकि फूड एंड अदर ईटेबल्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ एस्टिमेशन को 2 लाख को, ये 2 लाख को, वो तो थे 400 बच्चों की, तो 370 बच्चे और 400 बच्चे, ये दोनों एक्टिविटियाँ डिफरेंट हैं। तो मैंने आपको अभी पहले लेक्चर में भी समझाया था, जहाँ 29,000 मिक्सर हमने बनाए थे और 30,000 बनाने थे, तो हमेशा याद रखिए कि एक्चुअल का एस्टिमेशन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन पेपर में कॉपियाँ चेक करते वक्त यही मिस्टेक बार बार बच्चे दोहराते हैं, और हम हमेशा जो क्लास गुजर जाती है अगली क्लास में वो उनको मशवरा देते हैं कि आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस वक्त सारे बच्चे मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट आए हैं इस बार कॉस्ट के, बस कमी ये है कि इस वक्त लाइव नहीं पढ़ा रहे हम आपको, तो इस वक्त इंशाल्लाह आप ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों कंपैरिजन सही नहीं है, क्योंकि दोनों की एक्टिविटी ही सिमिलर नहीं है, एक 370 बच्चों की कॉस्ट है और एक 400 बच्चों की कॉस्ट की कंपैरिजन, तो अनफेवरेबल ये नहीं होगा, इसीलिए इसको मैंने रेड मार्क कर दिया, यानी ये गलत ट्रीटमेंट है। तो सही ट्रीटमेंट क्या है फिर, सही ट्रीटमेंट ये है, सही ट्रीटमेंट ये है कि जो खानों का खर्चा है, मैं अभी सिर्फ खानों के खर्चों की बात कर रहा हूँ, उसका एक्चुअल खर्चा तो गिवन था कितना, 3 लाख रुपए, अभी हमने मिला था हमें 3 लाख, जिस पर हमें एतराज़ था, लेकिन एक्चुअल वाले दिन कुछ नहीं कर सकते। फूड एंड अदर ईटेबल्स की जो अप्लाइड कॉस्ट है
देखिए इसीलिए मैं लिख रहा हूँ बार बार एक्चुअल का कंपैरिजन अप्लाइड के साथ। तो यहाँ सिर्फ फूड की बात हो रही है। फूड की अप्लाइड कॉस्ट जो होनी चाहिए थी should have been for 370 students, the cost should have been is 185,000। उन 370 बच्चों की खाने की कॉस्ट होनी चाहिए थी 1,85,000, और उस 1,85,000 को मैं 3 लाख से कंपेयर करूंगा तो वो ठीक होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट है अप्लाइड, ये है 500 पर बॉक्स, ये रेट है खाने का, और रेट मस्ट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। रेट जाहिर सी बात है मयार को सेट करके निकाला था हमने, बहुत से लोगों से स्टैंडर्ड लिया था, कोटेशन ली थी, और ये मयारी रेट हमने अज्यूम किया था कि 500 पर बॉक्स है, और ये 370 बच्चों पर अगर अप्लाई किया तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह कि रेट मस्ट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, रेट मस्ट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। ये रहा अप्लाइंग रेट 500 रुपये पर बॉक्स, बट अप्लाई ऑन एक्चुअल आउटपुट। हमेशा एक्चुअल पर रेट अप्लाई होता है, ठीक है। तो रेट एस्टिमेटेड होता है खुद, मगर अप्लाई एक्चुअल पर होता है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाए कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड और अप्लाइड। अप्लाइड और एस्टिमेटेड में जो फ़र्क है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि अप्लाइड कुछ और चीज़ है, एस्टिमेटेड कुछ और है। एस्टिमेटेड बजटेड को कहते हैं, और अप्लाइड में सिर्फ रेट एस्टिमेटेड होता है और अप्लाई एक्चुअल आउटपुट पे होता है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये कंपैरिजन सही चल रहा है कि एक्चुअल 3 लाख की कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं आप 1,85,000 से, और ये जवाब बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अप्लाइड में जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स अप्लाई हो रहे हैं वो भी 370 ही हैं, और एक्चुअल कॉस्ट जो 3 लाख आई है वो भी 370 बच्चों की ही है। तो आज इन दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है। तो अब ये प्रूव हो गया कि एक्चुअल का कंपैरिजन अप्लाइड से होता है, और अप्लाइड के अंदर रेट एस्टिमेटेड होता है, मगर वो चार्ज एक्चुअल आउटपुट पे होता है। तो ये कॉस्ट आई 1,85,000, 3 लाख खाने की कॉस्ट सोची गई थी, 1,85,000 होनी चाहिए थी, सॉरी 1,85,000 होनी चाहिए थी उन 370 बच्चों की, और 3 लाख कॉस्ट गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा खरीदने का खर्चा 1 लाख नहीं बल्कि 1,15,000 रुपये का अनफेवरेबल हुआ है, ठीक है। अभी हम 1 लाख निकाल रहे थे जो कि गलत निकाल रहे थे। हमारा खाने का खर्चा होना चाहिए था 370 बच्चों के हिसाब से 500 पर बॉक्स के हिसाब से 1,85,000, जो कि एक्चुअली हुआ है 3 लाख रुपए। इसका मतलब 1,15,000 रुपये अनफेवरेबल खाने की कॉस्ट है। लेकिन ये सिर्फ अभी हमारे पास खाने की कॉस्ट है, और इस अनफेवरेबल को हम अपनी ज़ुबान में अंडर अप्लाइड बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, एस्टिमेशन कम किया था और एक्चुअल खर्चा क्योंकि ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं नहीं पता बच्चों ने क्या क्या चीज़ें और ख़रीद ली, उन लोगों ने जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी थी, वो अभी बाद में पता चलेगा। तो बहरहाल ये अनफेवरेबल है, और अनफेवरेबल को हम अंडर अप्लाइड भी कहते हैं अपने माजी में, ठीक है। तो ये 1,15,000 का खाने का नुकसान हुआ। अब ये तो मैंने सिर्फ खाने की बात की मिसाल समझाई। अब रियलिटी में क्या हुआ, पिकनिक तो हो गई, पिकनिक वाले दिन मैंने कहा ये सारे एनालिसिस भी ऊपर जो किए अभी मैंने, ये हमने उस दिन नहीं किए थे, पिकनिक वाले दिन नहीं किए थे, ये पिकनिक के बाद की बातें सारी। लेकिन क्योंकि पिकनिक को ख़राब नहीं करना चाह रहे थे हम, तो पिकनिक वाले दिन के बाद मैनेजमेंट दोबारा सर जोड़कर बैठी, हम बैठे, जो ऑर्गेनाइज़र थे, हम उन बच्चों को बुलाया हमने जिनको हमने कमेटियों को जिम्मेदारियाँ सौंपी थी, ठीक है। कुछ डिसिप्लिन के केस भी आते हैं कि ये तस्वीर खिंचवा ली लड़के ने, ये हो गया, ये मसले ये भी देखे जाते हैं। हम डिसिप्लिन कमेटी के भी मेंबर हैं, तो हमें ये मसाइल से भी गुजरना पड़ता है। बहरहाल तो पिकनिक के दिन के बाद अब हुआ ये, अब मैनेजमेंट ने ये देखा, माजू की मैनेजमेंट ने या जो भी है मैनेजमेंट, उसने देखा कि यार हमें नुकसान हुआ या फ़ायदा हो गया पिकनिक में। फ़ायदा तो नहीं कहना चाहिए, नुकसान हो गया, या जो हमने सोचा था उसके मुताबिक काम हुआ, ठीक है। तो अब हम उस एनालिसिस पे जा रहे हैं, पोस्टमार्टम पर, जो हमें सिखाना है आपको। और इस टॉपिक से कि जितनी भी मुश्किल बातें, मैं फिर कह रहा हूँ, इस टॉपिक को आप किताब से पढ़ेंगे तो आप घूमते ही रहेंगे, और इस एग्जाम्पल से इंशाल्लाह चलेंगे तो आपका ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। आफ्टर पिकनिक डे, इसको हम यहाँ पर आपके लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो अप्लाइड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाइड मतलब चार्ज हो चुका है, और वो पिकनिक के बाद वाला काम है। और इसके लिए मैं आपको एक और टेक्निकल नाम दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसको हम, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये है पोस्ट एक्चुअल। ये काम जो, या ये फेज़ जो है वो पोस्ट एक्चुअल फेज़ है। पोस्ट एक्चुअल मतलब, पोस्ट का मतलब होता है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी एक्चुअल होने के बाद, एक्चुअल काम होने के बाद, पिकनिक होने के बाद क्या हुआ वो मैं अब आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ या एनालिसिस करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अगर पोस्ट एक्चुअल कह रहे हैं
कि पिकनिक के बाद क्या हुआ। तो इस फेज़ को एस्टिमेटेड को हम बजटेड एस्टिमेटेड या एक और नाम भी दे सकते हैं, इसको हम प्री एक्चुअल बोल रहे हैं, यानी एक्चुअल से पहले। ये दोनों टेक्निकल वर्ड हैं, प्री एक्चुअल और पोस्ट एक्चुअल। ये आपको किताब में नहीं मिलेंगे, ये तो आप हमारे जानने वाले हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर ये सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट एक्चुअल और प्री एक्चुअल का मतलब है, पोस्ट का मतलब है आफ्टर द एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्री का मतलब है बिफोर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हुआ ये कि हमने देखा ये कि हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हो गया या काम हुआ कि नहीं, बस के किराए में वेरिएंस क्रिएट हुआ या नहीं। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर, बस वाले ने तो 1,20,000 बोले थे 8 बसों के, और क्योंकि 8 बसें ही गई हैं, ठीक है, 8 बसें ही गई हैं, तो बस वाले ने तो 1,20,000 ही लिए थे, ये एस्टिमेटेड थे, और यही बस का किराया। और ये यहाँ मैंने सिर्फ एग्जांपल ये दी थी कि बस का किराया क्योंकि फिक्स कॉस्ट है एंड फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज, तो यहाँ फिक्स कॉस्ट सेम थी, 1,20,000 ही गए थे। तो मैं बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा ये बताओ, पिकनिक वाले दिन के बाद मैनेजमेंट ने सोचा या पूछा कि वेदर देयर विल बी एनी डिफरेंस और देयर विल बी एनी वेरिएंस हैज़ बिन क्रिएटेड, कि बस का किराए में कोई वेरिएंस क्रिएट हुआ भी है कि नहीं। तो बच्चे कहते नहीं सर, जो 1,20,000 देने थे वही तो दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बस के किराए में भी नुकसान हुआ है माजू को। कैसे? बस का फेयर का जो वेरिएंस निकाल रहा हूँ मैं अभी, और बस का फेयर जो है वो मैंने आपको अज्यूम करवाया है इस वक्त कौन सी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ बेस नहीं कर रही है। तो बस के किराए में नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ देखते हैं। वेरिएंस का मतलब होता है फ़र्क क्रिएट होना, डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएंस। तो बस के किराए में रेट पर स्टूडेंट है 300 पर स्टूडेंट, ये 300 रुपये पर स्टूडेंट का रेट ये रहा जो हमने शुरू में निकाला था, यानी 1,20,000 रुपये को हमने 400 स्टूडेंट पे डिवाइड कराया था। तो रेट मस्ट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, 400 बच्चे जाने थे तो रेट आया था 300 रुपये का। तो बस के किराए में क्योंकि 300 रुपये एस्टिमेटेड रेट था, स्टैंडर्ड रेट था, लेकिन मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी अंडर या ओवर यूटिलाइज्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी ये देखना कि कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज हो गई या ओवर यूटिलाइज हो गई। मेरी इस गिवन एग्जाम्पल में कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज हुई है, यानी 400 बच्चे जा सकते थे पर बस में 50 बच्चे जा सकते थे, लेकिन 7 बसों में तो 350 बच्चे चले गए, लेकिन आखिरी बस में 20 बच्चे गए, यानी उसमें 30 बच्चे मजीद जा सकते थे मगर वो नहीं गए। यानी कैपेसिटी जितनी हमने सोची हो, बजटेड हो, उससे कम काम हो जाए, ठीक है, जैसे कि पिकनिक में हुआ, तो इसको हम कहते हैं अंडर यूटिलाइज्ड, कम इस्तेमाल हुआ। और अगर यही होता, और जैसे होता है माजी में हमेशा हमारी पिकनिक में कि 400 की जगह 420 बच्चे जाते हैं। हम जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टूर पे गए थे 2015 में, तो एक जज्बाती बच्चा था, उसने कहा नहीं सर हम बसों में गए थे, उसने कहा नहीं सर मैं ड्राइवर के बराबर वाली सीट पे ले जाऊंगा, मुझे आप ले जाएं बस किसी तरीके। मैंने कहा भाई 15 घंटे का सफ़र है, 20 घंटे का सफ़र है, नहीं चल बैठ सकोगे। तो कहा सर मैं गुजार लूँगा, आप मसला नहीं है। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ, कुछ टाइम तो बैठा रहा, बाद में हमें उठना पड़ा और उसको अपनी सीट देनी पड़ी क्योंकि बेचारा बहुत थक गया था। तो अब हमने ये काम किया, टीचर ये हमेशा करता है, कुर्बानी का बकरा बनता है। तो बहरहाल मैं ये आपसे कहूँ कि हमेशा पिकनिक पर ज़्यादा बच्चे गए, कुछ बच्चे तो इतने जज्बाती हैं सब छत पे बैठ के जाएंगे। बस वाला कहता है भाई पुलिस वाला पकड़ेगा तो आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जो खर्चा आएगा फिर आपने देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बस वाले ने पैसे नहीं बढ़ाएगा, वो भी उतने ही ले जाएगा क्योंकि वो बच्चे फिर छत पर बैठ कर जा रहे होंगे। तो बात यह है कि माजी में तो हमेशा ज़्यादा ही गए, लेकिन अगर कम भी जाते हैं तो कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज कब कहते हैं, जब बजटेड कैपेसिटी एस्टिमेटेड कैपेसिटी से काम कम हो, इसको अंडर यूटिलाइज कहते हैं। और जब बजटेड कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए, यानी 400 सोचे गए थे बच्चे और 430-40 बच्चे चले जाते, तो ये ओवर यूटिलाइज हो जाता। और ओवर यूटिलाइज में हमारी पर यूनिट की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, सही है। और अभी हमारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि जब हम कम बच्चे लेके जा रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था उन बच्चों से हमने अर्ज़ की कि बेटा 29 बच्चों के पैसे आप दे दीजिए 20 लोग। उन्होंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हैं, हमने नहीं देने पैसे। हमने उन 370 बच्चों से कहा बेटा आप लोग दे दीजिए उनके बच्चे पैसे, उन्होंने कहा सर हम भी नहीं देंगे। तो बात, और देना भी नहीं चाहिए उसूली तौर पर। तो अब माजू को नुकसान हुआ कि जो बच्चे जा सकते थे वो नहीं गए, तो 30 स्टूडेंट नहीं गए, 30 स्टूडेंट्स, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज हो गई। और उन 30 बच्चों का पर स्टूडेंट 300 रुपये के हिसाब से 300 पर स्टूडेंट की कॉस्ट थी, उसके हिसाब से जो वेरिएंस निकला, डिफरेंस निकला। और डिफरेंस किस तरह निकला कि बच्चे कहते हैं सर डिफरेंस कहाँ है, बच्चों बस वाले ने तो पूरे पैसे लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज बट फिक्स कॉस्ट क्रिएटेड द वेरिएंस ऑफ कैपेसिटी। फिक्स कॉस्ट अमाउंट में तो तब्दील नहीं हुई, वही 1,20,000 लगे, मगर फिक्स कॉस्ट ने कैपेसिटी का वेरिएंस क्रिएट कर दिया। और कैपेसिटी के वेरिएंस को हम आगे आपको वर्ड स्पेसिफिक बताएंगे क्या कहते हैं। तो फिक्स कॉस्ट अमाउंट में बदलती नहीं है, मगर वो कैपेसिटी के कम या ज़्यादा होने से वेरिएंस क्रिएट कर जाती है। तो 300 पर स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 30 स्टूडेंट्स, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज। ये 30 कैसे आया, 400 में से 370 माइनस किए, बजटेड कैपेसिटी में से एक्चुअल कैपेसिटी को माइनस किया, तो कैपेसिटी कम हुई 30, ठीक है, तो अंडर यूटिलाइज हो गया। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 300 पर स्टूडेंट, इट मीन्स के बस के किराए में माजू को नुकसान हुआ। नुकसान क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कम कैपेसिटी यूटिलाइज हुई, क्योंकि अब पर स्टूडेंट की कॉस्ट बस की किराए की बढ़ गई है, जो कि बच्चे नहीं दे रहे, लेकिन मैनेजमेंट को तो भुगतना पड़ा ये, ठीक है। तो 9,000 रुपये बनता है ये, और ये अनफेवरेबल वेरिएंस क्रिएट हो गया, या बस के किराए में हमें 9,000 का नुकसान हुआ, इस तरह भी कह सकते हैं। फूड एंड अदर ईटेबल्स की कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही करवा दी है। फूड एंड अदर ईटेबल्स में एक्चुअल कॉस्ट 3 लाख थी, जबकि इसको कंपेयर हमने अगर अप्लाइड से किया खाने के खर्चों में तो 1,85,000 बनते हैं। और कैसे बनते हैं 1,85,000, 370 स्टूडेंट एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड रेट। खाने का रेट था एस्टिमेटेड 500 रुपये पर स्टूडेंट, और फूड एंड अदर ईटेबल्स की कॉस्ट जो थी वो हमारे लिए कौन सी कॉस्ट थी, हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, ठीक है, क्योंकि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से बेस कर रही थी। अच्छा जी, तो फूड एंड अदर ईटेबल्स में हमें नुकसान हुआ है 1,15,000, और ये 1,15,000 अनफेवरेबल है, क्योंकि होना चाहिए था 1,85,000, हो गया 3 लाख, एक्चुअल कॉस्ट 3 लाख है। तो डिफरेंस जो आया वो 1,15,000 है, और ये 1,15,000 मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ समझा चुका हूँ, ठीक है। ये 1,15,000 यही वाला है, यानी फूड की कॉस्ट को भी एक्चुअल को अप्लाइड से कंपैरिजन करना होगा, और हमने इस तरह इसको काम कर दिया। अब देन फाइनली व्हाट इज द टोटल वेरिएंस। अगर मैं आपसे कहूं कि इस एग्जाम्पल में मैंने दो कॉस्ट को कंपेयर लिखा है, सिर्फ एक बस का किराया और एक खाने का, वरना माजी में तो और पिकनिक पर तो कई सारी कॉस्ट और भी होती हैं, तो यहाँ तो सिर्फ एग्जाम्पल समझानी थी। तो अब हुआ ये कि मैं आपसे कहूँ कि टोटल दोनों खर्चों में नुकसान कितने का हुआ या फ़ायदा कितने का हुआ, ठीक है। हमारी गिवन सिचुएशन में दोनों में नुकसान हुआ है, और टोटल वेरिएंस बेसिकली इज़ बस फेयर वेरिएंस प्लस ऐड किया मैंने, इसको मैं कह रहा हूँ फूड एंड अदर ईटेबल वेरिएंस। तो फूड के खर्चों में 1,15,000 का नुकसान अनफेवरेबल, बस के खर्चे में 9,000 रुपये का नुकसान, जो कि बस वाले ने नहीं ज़्यादा लिए, लेकिन हमें कम जाने की वजह से, बच्चों की कम जाने की वजह से 9,000 का नुकसान हुआ। तो ये 1,24,000 टोटल बनता है। 9,000 प्लस 115,000, इन दोनों को ऐड किया, 1,15,000 खाने का नुकसान हुआ, 9,000 रुपये बस में नुकसान हुआ, तो 1,24,000, और ये दोनों मिलाकर दोनों अनफेवरेबल बन रहे हैं। अगर ऐसा भी हो सकता था किसी में फेवरेबल आ जाता और किसी में अनफेवरेबल, तो सिंपली मैथमेटिक्स है, जो हायर होगा वो रिपोर्ट होगा, यानी अगर फेवरेबल ज़्यादा है तो फेवरेबल आएगा, अगर अनफेवरेबल ज़्यादा है तो अनफेवरेबल आएगा। इस वक्त दोनों में अनफेवरेबल हुआ है, तो टोटल भी अनफेवरेबल रहेगा 1,24,000। अब ये जो टोटल 1,24,000 नुकसान हमें अनफेवरेबल हो गया, यही हमारा अब वो सिचुएशन है जो हम आपको समझाएंगे। इस टोटल को हम ओवरऑल भी बोलते हैं, टोटल को हम ओवरऑल भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 1,24,000 का टोटल नुकसान है, इस नुकसान का हमें कैसे फाइनली हमने प्रूव करना है चीज़ों को, तो देखिए ताबूत की वो आखिरी कील जो मैं ठोकने जा रहा हूँ, अब मैं वो काम कर रहा हूँ जो आप माजी में करते रहे, यानी मैं अब आपको वो वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ जो आप लोग करते रहे हमेशा, ठीक है, और वो वेरिफिकेशन मैं कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स फाइनली वेरिफिकेशन अब मैं कर रहा हूँ, जिससे आपको वो जो भी बातें जितनी भी थी वो सब क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो टोटल खर्चों का जो एक्चुअल कॉस्ट है, टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस है, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो टोटल की बात कर रहा हूँ, अब मैं फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, बस की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल की बात कर रहा हूँ। टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस, और एक्चुअल एक्सपेंसेस मस्ट बी गिवन होता है, ये आपको पता है, ठीक है। टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस ये वही हैं जो हम आखिर में कॉस्ट मैनेजमेंट में एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस निकालते थे, वो है। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो हमारे हुए हैं 1,20,000 बस ने लिए थे, और 3 लाख रुपए हमारा खाने का खर्चा था।
इसका मतलब है टोटल खर्चे हुए 4,20,000 रुपये। ठीक है, ये 4,20,000 एक्चुअल टोटल एक्सपेंसेस कैसे हुए, जिसमें 3 लाख रुपए हमारे, आपको पता है कि खाने के खर्चों में, इसमें 1,20,000 बस की कॉस्ट थी, बस वाले ने किराया लिया था, प्लस खाने के खर्चों में हमारा खर्चा हुआ था 3 लाख रुपए का। ठीक है, जो बच्चों ने बिल हमें दिए थे और वही फाइनल थे, क्योंकि बिल वही देना था हमें। इसमें से माइनस करूँगा मैं, लेस करते थे हम लोग कौन सा FOH, अप्लाइड FOH। तो अप्लाइड, अब यहाँ अप्लाइड FOH का वर्ड तो नहीं लेना चाहिए, अप्लाइड कॉस्ट बात करनी चाहिए। और अप्लाइड अगर मैं बात कर रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ, ना बस की बात कर रहा हूँ ना खाने की बात कर रहा हूँ, दोनों की मिला के बात कर रहा हूँ। तो अप्लाइड भी टोटल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्लाइड टोटल होगा हमारा और अप्लाइड का पुराना वही फॉर्मूला कि रेट मस्ट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड। ठीक है, रेट मस्ट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड है। तो एस्टिमेटेड रेट कितना है जनाब हमारा, क्योंकि मैं कंबाइंड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, तो एस्टिमेटेड रेट हमारा ये रहा, रेट मस्ट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड। हमारा कंबाइंड रेट था कितना, एक बच्चे के ऊपर 800 रुपये, जिसमें 300 रुपये का बस का किराया था, 500 खाने का बॉक्स था जो हमने एस्टिमेट किया था। तो ये दोनों हमारे मयारी रेट थे जो पिकनिक पर जाने से पहले हमने एस्टिमेट किए थे, और एस्टिमेशन को ही हम मयार कहते हैं। तो एस्टिमेशन बजट जो हमने बनाया था, प्री डिटरमिन्ड रेट जो हमने निकाला था, वो टोटल प्री डिटरमिन्ड रेट, टोटल प्री डिटरमिन्ड रेट, ये सारे वर्ड्स में वो यूज़ कर रहा हूँ जो आपको पहले से पता है। रेट मस्ट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड, रेट मस्ट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड था 800 रुपीज़ पर स्टूडेंट। एक बच्चे पे 800 रुपये का म्यारी रेट था सारे खर्चों का, बट अप्लाई ऑन एक्चुअल आउटपुट। हकीकत में बच्चे गए कितने, 370। तो अगर 370 बच्चों का बात की जाए, 800 रुपये के हिसाब से, खर्चों के हिसाब से 370 बच्चों की कॉस्ट शुड हैव बीन, कॉस्ट होनी चाहिए थी कितनी, देखिए। तो हमारे पास अप्लाइड कॉस्ट टोटल की कितनी है, 800 रुपये पर स्टूडेंट टोटल रेट, एस्टिमेटेड रेट, रेट बेस्ड ऑन एस्टिमेशंस बट अप्लाई ऑन एक्चुअल आउटपुट, 370 बच्चों के हिसाब से। तो कैलकुलेटर हमने कैलकुलेट किया तो वो बना है हमारे पास टोटल 2,96,000। ठीक है, तो वो बना ₹296,000, ये बना 2,96,000। और ये 2,96,000 की कैलकुलेशन आपके यहाँ सामने हमने कर ली है। ठीक है, और ये जो वैल्यू आ रही है वो इस तरह से आ रही है 2,96,000। और इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस 2,96,000 को 4 लाख में से अगर आप माइनस करें 4,20,000 में से, तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है इसके बाद, वो हमारे पास आ रहा है जी 2 लाख नहीं, 1,24,000। ये 1,24,000। ठीक है, 420 माइनस 296, ये वैल्यू आ रही है 1,24,000। और ये 1,24,000 अगर मैं आपको पुरानी यादें दिलाऊं तो एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है, 4,20,000 ज़्यादा है, अप्लाइड कॉस्ट कम है। तो ये हो गया हमारे पास अंडर अप्लाइड, क्योंकि एक्चुअल जब ज़्यादा हो तो वो अंडर अप्लाइड होती है। और ये अंडर अप्लाइड हमारे पास कॉस्ट आ गई, यानी हमने कम सोचा था। ठीक है, क्योंकि खर्चे कुछ ऐसे हो गए जिसका मैंने कहा ना आपको कि हमें पता नहीं है, तो वो कम हो गए। और ये अंडर अप्लाइड हमारे सामने कॉस्ट डेवलप हो गई है। और अंडर अप्लाइड को अब हमें क्या करते थे, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर लेते थे, यानी खर्चों को बढ़ा लेते थे अंडर अप्लाइड। अब ये यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ जिससे इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझने में आसानी मिल जाएगी कि हम अब जब ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये अंडर अप्लाइड हुआ है 1,24,000 जो हमने पढ़ाया था आपको पुराना, आज इस एग्जाम्पल में ये 1,24,000 कैसे टैली हो रहे हैं कि इस 1,24,000 को अंडर अप्लाइड करके हम छोड़ देते थे, इसका पोस्टमार्टम नहीं करते थे उस वक्त। ठीक है, जब हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में स्टेटमेंट करवा रहे थे और जब आपको मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस करा रहे थे और एंट्रीज करा रहे थे, उस वक्त हम इसका पोस्टमार्टम नहीं करा रहे थे। आज इसका पोस्टमार्टम इस टॉपिक में हमने सीखा है कि ये 1,24,000 का जो नुकसान हुआ है, अंडर अप्लाइड हो गया है, कॉस्ट बढ़ गई है, और कॉस्ट का बढ़ना एक नुकसान है हमारे लिए।
तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन जो हुई है इसको हम अंडर अप्लाइड को अनफेवरेबल भी बोलेंगे, ठीक है। और अब हम अनफेवरेबल ही बोलेंगे क्योंकि अब हम नया टॉपिक जो पढ़ रहे हैं FOH वेरिएंस एनालिसिस, उसमें फेवरेबल या अनफेवरेबल की बात होगी। तो ये अंडर अप्लाइड अनफेवरेबल होगा। और इसका पोस्टमार्टम ये पता चला कि इस 1,24,000 में 9,000 रुपये का नुकसान है बस की वजह से। क्यों? क्योंकि बच्चे कम गए थे। अब जब मैनेजमेंट ने ये देखा कि बच्चे कम गए थे और नुकसान हुआ, तो अब मैनेजमेंट इसके लिए क्या कर सकती है? तो देखिए, जो होना था वो तो हो गया। अब पिकनिक दोबारा नहीं हो सकती, यानी माजी नहीं जा सकते। अब अगली फ्यूचर की जो सेमेस्टर की पिकनिक होगी उसमें फिर क्या होगा कि उसमें मैनेजमेंट ये देखेगी कि जो नुकसान माजी में हुआ था उसको अब फ्यूचर में कैसे बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? क्यों ये नुकसान हुआ था? क्योंकि बच्चे कम गए थे, और बच्चे कम गए थे तो हो सकता है हमने बिल्कुल लास्ट टाइम पर अपनी व्हाट्सएप कंपेनिंग या मार्केटिंग की हो, या बच्चों को सही तरह से पिकनिक का पता ही नहीं चल सका हो। अक्सर वीकेंड के बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं चलता और चीज़ें हो जाती हैं, फिर बाद में शिकायत बच्चे करते हैं, सर बता दो थे। लेकिन वीकेंड के बच्चे वैसे ही सिर्फ यहाँ पर नोटिस बोर्ड वगैरह अक्सर देखते नहीं हैं, तो देखना चाहिए। और मैं तो अपने क्लास में बता देता हूँ ऐसा कोई इवेंट होता है तो हो सकता है बच्चों को ना पता चला हो, मार्केटिंग सही नहीं हो, और इस वजह से कम बच्चे गए, और कम बच्चों की वजह से हमें ये नुकसान होना पड़ा। तो फ्यूचर में कैसे बेहतर कर सकते हैं इसको? फ्यूचर में हम इसको ऐसे बेहतर कर सकते हैं कि थोड़ा सा बेहतर टाइमली इसको मैनेज कर सकें, और थोड़ा बेहतर बच्चों को जिम्मेदारी सौंपें कि भाई आपने अच्छी इसकी मार्केटिंग कंपेन चलानी है। अच्छा, खाने के खर्चों में हमें 1,15,000 का नुकसान हुआ, और वो नुकसान आपको पता है क्यों हुआ? क्योंकि 3 लाख की कॉस्ट में से हमने माइनस किए थे 1,85,000। अब ये जो कॉस्ट थी, हमने कहा 370 बच्चों को 500 रुपये के बॉक्स के हिसाब से खर्चा होना चाहिए था 1,85,000, जबकि खर्चा हो गया था 3 लाख। तो उस वक्त आपने मेरा मान रखते हुए खामोशी इख्तियार कर ली थी जब मैंने आपसे कहा था कि एक्चुअल कॉस्ट क्यों ज़्यादा आई। तो अभी आप चुप रहिए थोड़ा सा, हम भी चुप रहे थे उस वक्त मीटिंग में, पिकनिक पे। तो बाद में पता ही चला कि कुछ चीज़ें तो उस वक्त भी पता चली थी कि जब उन बच्चों को जिनको मैंने खाने के डब्बे उठाने का कहा था और वो जब लेके आए भी थे, तो उनके साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें नज़र आई मुझे जो शायद पहले से मैंने उनको नहीं बोली थी। यानी उन बच्चों ने ये कहा, क्रिकेट का बैट ले लिए थे, गेंदें ले ली थी, कुछ ताश वगैरह कार्ड्स ले लिए थे, और कुछ ऐसी चीज़ें ले ली थी खाने पीने की और चीज़ें जो पहले से प्लान नहीं थी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब कैटरिंग वाले ने ये सोच कर के भाई एट द 11th आवर चीज़ें थोड़ी सी शॉर्ट हो गई थी, और पैसे हो सकता है पेप्सी वालों ने पैसे बढ़ा दिए हों कोल्ड ड्रिंक पर, तो इस वजह से कैटरिंग वाले ने पैसे बढ़ा दिए हों बॉक्स के ऊपर। तो ये सब चीज़ें अक्सर देखा जाता है कि जैसे मैं भी अपने एक दोस्त के साथ उसके एक दावत के लिए कैटरिंग वाले के पास गया था, तो उसने कहा कि भाई कितने लोगों की दावत आपको करानी है। तो थोड़ा दीनदार आदमी था, उसने उस पेज पर ही नीचे एक चीज़ लिख दी कि चिकन के रेट जो आज मैं आपको दे रहा हूँ वो आज की तारीख के हैं, आपकी दावत 10-15 दिन के बाद है, तो उस दिन जो रेट चलेंगे मैं आपको वो कोट करूँगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हो सकता है, चिकन महंगी हो गई हो सकता है कुछ नए टैक्सेस का इजाफा हो गया हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी थी। और मैंने कहा कुछ ऐसी भी थी कि उन बच्चों ने हमसे पूछे बगैर कुछ ऐसी चीज़ें खरीद ली थी जो कि पहले से प्लान नहीं थी, इस वजह से वो खर्चा 3 लाख तक चला गया। तो अब इसको कैसे फ्यूचर में बेहतर कर सकते हैं? फ्यूचर में इसको ऐसे बेहतर कर सकते हैं कि जिस कैटरिंग वाले से रेट लें उससे पहले से पाबंद करें कि देखें रेट्स आपके जो भी होंगे वो आप हमें 1 दिन पहले बताएंगे, 2 दिन पहले बताएंगे, या कम से कम इतना हाइपर चेंज नहीं करेंगे आप। दूसरी बात, उसमें जिन बच्चों को हमने जिम्मेदारी सौंपी हो सकता है हमें वो कमेटी चेंज करनी पड़े, या उन बच्चों को हम बुला के बोलें कि भाई ये तो चीज़ें हमने बोली नहीं थी, आपने क्यों ले ली। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे उस दिन भी पता चली होंगी पिकनिक वाले दिन, लेकिन उस दिन हम खामोश थे ये बताने से पहले। अगर यही बात मैं अभी पहले बता देता तो शायद आपको ये चीज़ें इतनी क्लियर ना होती। तो ये 1,15,000 का नुकसान इस तरह हो गया, 9,000 का नुकसान अनफेवरेबल हो गया बस के किराए में। तो टोटल अनफेवरेबल कॉस्ट जो हुई हमारी वो 1,24,000 है, और ये बात यहाँ से प्रूव हो रही है कि ये 1,24,000 इस 1,24,000 के इक्वल आना चाहिए जो वेरिफिकेशन हमने टोटल में एक्चुअल के अप्लाइड के साथ की है। तो यहाँ जाकर वो एग्जाम्पल मैंने आपको कोट कर दी या वो टॉपिक समझा दिया। इस टॉपिक के अंदर मैंने कहा 2 बातें, एक तो इस टॉपिक को सीखना है जो मैंने कोशिश की है इस एग्जाम्पल से सिखाने की। दूसरी बात, अब पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसको सिखाने के लिए मैं अगला लेक्चर आपको दूंगा और उसमें एक्सरसाइजेस के मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता दूंगा कि ये काम आपने करने हैं तरतीब में, और ये कर लिए तो इंशाल्लाह सवाल कैसा भी टेक्निकल क्यों ना आ जाए आप बहुत अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर लेंगे। नाउ टॉपिक देख लीजिए, पिकनिक से हटकर अब आ जाइए। अब पिकनिक कर लिया आपने, अब रियलिटी में आ जाइए। FOH वेरिएंस एनालिसिस में हमें आपको जो मैथ्स एंड का चैप्टर 12 फॉलो कर रहे हैं वो है 2 वेरिएंस मेथड।
जबकि मैथ्स ने अपनी किताब में एक और वेरिएंस भी लिख पढ़ाया है और 2 और पढ़ाए हैं, 2 चैप्टर और हैं। एक 3 वेरिएंस मेथड भी है, एक 4 वेरिएंस भी है। लेकिन मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें आपको वक्त, हालात और तकदीर भी सिखाएंगे, सब मैं नहीं सिखाऊंगा। तो जब हम ICMA वगैरह का कोर्स आउटलाइन देखते हैं तो उसमें 3 वेरिएंस भी है, 4 भी है। लेकिन यहाँ क्योंकि सिर्फ MBA कराना है आपको और BBA कराना है, तो उसमें 2 वेरिएंस मेथड हमारी कोर्स आउटलाइन का पार्ट है। और उसके लिए 2 वेरिएंस क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये 2 वेरिएंस पढ़ाने हैं आपको, एक स्पेंडिंग वेरिएंस और दूसरा है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। इसको आइडियल नहीं बोलते, आइडल बोलते हैं। तो स्पेंडिंग वेरिएंस को ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। स्पेंडिंग वेरिएंस बेसिकली किस कॉस्ट का वेरिएंस होगा? वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएंस होगा। और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस बेसिकली फिक्स कॉस्ट के वेरिएंस की तरफ इशारा होगा। यानी 2 मेन कॉस्ट है और उन दोनों कॉस्ट में हमें ये वेरिएंसेस पढ़ाने हैं। और हमारी गिवन एग्जाम्पल में जो बस का किराया है वो आइडल कैपेसिटी वेरिएंस है, 9,000 रुपये अनफेवरेबल। और जो खाने के खर्चों में नुकसान हुआ है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है, और उसको हम टेक्निकली स्पेंडिंग वेरिएंस भी बोल सकते हैं। तो ये 2 टाइटल हमें पढ़ाने हैं, 2 टॉपिक्स 2 फॉर्मूले पढ़ाने हैं। लेकिन उनको पढ़ाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ दे चुका हूँ। फॉर्मूले इन दोनों के मैं लिख देता हूँ। स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला है जी एक्चुअल FOH माइनस बजटेड FOH। स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल FOH माइनस बजटेड FOH, और एक्चुअल हमेशा गिवन होता है, ये आपको पता है। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है बजटेड FOH माइनस अप्लाइड FOH। अप्लाइड क्या है वो भी आपको पता है, रेट एस्टिमेटेड अप्लाई ऑन एक्चुअल आउटपुट। तो अब असल में हमें इन 2 फॉर्मूलों को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पेपर में नंबर उठाने के लिए, कॉन्सेप्ट तो सीख लिया आपने, लेकिन नंबर उठाने के लिए ये 2 फॉर्मूले सॉल्व करने। और इन दोनों फॉर्मूलों में 3 चीज़ें आपने निकालनी है। एक एक्चुअल FOH जो कि आपको दी भी जाएगी, कुछ भी नहीं करना, आपने उठाकर सिर्फ पेश कर देना है। एक अप्लाइड FOH और तीसरी चीज़ बजटेड FOH। ठीक है, बजटेड FOH दोनों फॉर्मूलों में आ रहा है, देख लीजिए। 3 FOH अगर आपने कंप्यूट कर लिए, निकाल लिए, तो आपका स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी का वेरिएंस का फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। और जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये टॉपिक के अंदर यही चीज़ें हैं, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। वेरिफिकेशन कैसे होगी ये सब मैंने आपको पढ़ाई है, और इंशाल्लाह उसको क्वेश्चंस में भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ हम इस लेक्चर के पार्ट 2 को कंप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और इसके बाद कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा मेरी बातें, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और अगर इस एग्जाम्पल की क्लियर हो गई आपको, तो फिर क्वेश्चन फिर कैसा भी हो, ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपसे वादा किया था इंशाल्लाह इसको आसान करके समझाएंगे, तो प्लीज़ इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर हम इसके एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।